तो बच्चों देखो, अभी तक हमारी कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी है। हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज बहुत लंबी खींची है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए। उसके बाद ये 5.1 एक्सरसाइज चल रही है हमारी, ठीक है। तो 5.1 में काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन अब थोड़े से लास्ट है। ये एक सवाल बता दे रहा हूँ। वैसे इस तरीके का मैंने बता रखा है। हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है, अगर नहीं है तो कहाँ पर नहीं है, ठीक है। हमें इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कहाँ पर नहीं है। तो कैसे करेंगे? एच वाली मेथड, मैंने कहा स्पेशल फंक्शन है, एच वाली मेथड से करेंगे, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। तो कैसे करेंगे इसकी शुरुआत? हम शुरुआत करेंगे एल एच एल से, एल एच एल। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट लेना पड़ेगा ना, सी। लेट एक्स इक्वल टू सी इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की डोमेन में एक्स बराबर सी कोई पॉइंट है, तो इसी सी पर एल एच एल निकालेंगे। कहाँ पर? एक्स बराबर सी पर। लिखने का तरीका होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स। अगर मुझे एच वाले में चेंज कर देना है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कैसे? लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ एफ में सी से थोड़ा सा कम है तो सी माइनस एच, सी से थोड़ा सा कम है तो सी माइनस एच, इधर एच टेंड्स टू जीरो। अब भाई एफ एक्स की जगह पे सी माइनस एच रखा है तो यहाँ पर भी सी माइनस एच रख देंगे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉट सी माइनस एच। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। देखो कुछ लोग तो क्या कहते हैं कि एच टेंड्स टू जीरो डाल दो यहाँ पर नहीं डाल सकते। यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो डाल नहीं सकते कि कॉट सी आ जाएगा, ये तो सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि अगर यहीं डालना होता फिर फंक्शन कैसे पता चल रहा होता कि सी पर और सी से थोड़े कम पर क्या कैसे वेरिएशन कर रहा है। तो कुछ स्पेशल फंक्शन है तो कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना इसका। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या नहीं? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच होता, और इधर लिखा होता लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो मैं यहाँ एच टेंड्स टू जीरो, एच की वैल्यू जीरो नहीं डाल सकता ना अभी। मान लो एच की वैल्यू अभी जीरो डाल दूँ तो ये तो सी हो जाएगा केवल, और सी आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इस स्पेशल फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इस स्पेशल फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये क्या आएगा? सी माइनस वन। एक कम हो जाएगा क्योंकि सी से थोड़ा सा माइनस हो रहा है, उस थोड़े माइनस होने की वजह से सी से सी माइनस वन पे जाके गिरेगा। फिर अब एच टेंड्स टू एच बचा ही नहीं तो लिमिट लगा देंगे। फिर समझ रहे हैं? स्पेशल फंक्शन पहले उसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है, उसके बाद लिमिट लगाते हैं। तो बहुत सारी वीडियो में देखोगे यहीं पे एच टेंड्स टू जीरो लगा देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो एल एच एस आर एच एस सब बराबर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आप पहले फॉर्मूला लगाओगे पूरा, उसके बाद लिमिट लगाओगे, ठीक है ना। अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बताओ फटाफट मुझे। अब देखो बच्चों, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको लग रहा हो कॉट वाला फॉर्मूला, कॉट ए माइनस बी का लगा दें, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि जब कॉट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वो कॉट जीरो बनेगा, लिमिट लगाओगे तो कॉट जीरो बनेगा, और जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, डिफाइन नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ फिर दोबारा आगे करना पड़ेगा, दोबारा आगे करना पड़े। इससे अच्छा ये है कि हम अभी इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दें, ठीक है ना। फॉर्मूले को क्या लिख दें? साइन कॉस में ब्रेक कर दें। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा आपका क्या? कॉस सी माइनस एच अपॉन साइन सी माइनस एच। अब फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच अपॉन साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी। क्या कह रहे हो? माइनस आएगा, सही बात है। देख लो दोनों तरफ, कहाँ प्लस आएगा? हाँ ऊपर भाई, कॉस में माइनस में प्लस आता है, ठीक है, सही बात है। अब हम एच टेंड्स टू जीरो लगा देंगे, लगा दो, लिमिट नहीं लगाएंगे, अब सीधे एच टेंड्स टू जीरो लगाएंगे तो क्या बचेगा? यहीं लिख दूँ? चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। ऊपर यहाँ पर जब जीरो लगाओगे ये वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, ठीक है, और साइन जीरो जीरो होता है, ये पूरा कट जाएगा। साइन जीरो जीरो होता है, ये पूरा साफ, साइन जीरो जीरो होता है पूरा साफ। क्या बचेगा? कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कॉस सी बचेगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, साइन सी बचेगा, कॉस सी अपॉन साइन सी बचेगा।
कॉस सी अपॉन साइन सी बचेगा। अब हमको एक बात बताए, जो एल एच एल डिफाइंड है क्या? कुछ वैल्यू निकल के आई क्या एल एच एल की? बिल्कुल निकल के आई, ये कुछ वैल्यू निकल के आई है एल एच एल की। मैं इसको कॉट सी लिख सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख दूंगा कॉट सी। लेकिन उससे आपको पहले बताया, नीचे डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एल एच एल डिफाइंड होगी, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। साइन सी जीरो नहीं, साइन सी जीरो नहीं मतलब, साइन सी जीरो नहीं मतलब सी क्या नहीं होना चाहिए? साइन सी शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो सी का क्या नहीं होना चाहिए? एन पाई। जब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 3.4 थी एनसीईआरटी में, जो कि आपके सिलेबस से हट गई थी, कोई बात नहीं, इसको नॉर्मली समझ सकते हैं हम कि जीरो कब वैल्यू देता है साइन? जीरो पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर, 4 पाई पर, इन सब पे जीरो देता है। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई का मतलब एन पाई। एन पाई पर क्या देता है? जीरो। तो यहाँ पर हम यही कह देंगे, ये लिमिट डिफाइंड है, इसको मैं कॉट सी लिख सकता हूँ, बट एन शुड नॉट इक्वल टू सी, सी शुड नॉट इक्वल टू एन पाई। सी एन पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल एच एल डिफाइंड है, एल एच एल की वैल्यू कॉट सी है, लेकिन सी एन पाई नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बोलो हाँ। सेम जब आर एच एल निकालोगे आप, एक्स बराबर सी पर निकाल लोगे भाई, सी पॉजिटिव लिखोगे, एच टेंड्स टू जीरो, सी प्लस एच लिखोगे, कॉट सी प्लस एच आएगा, यहाँ पर प्लस प्लस आएगा, फॉर्मूले में यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, जीरो जीरो लगाओगे, वो भी कॉट सी ही आएगा, वो भी कॉट सी ही आएगा। क्या आएगा? वही कॉस सी अपॉन साइन सी आएगा। तो आर एच एल भी डिफाइंड होगी, आर एच एल को भी हम कॉट सी लिख सकते हैं, लेकिन सी बराबर नहीं होना चाहिए एन पाई के। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये जीरो हो जाएगा नीचे वाला, और नीचे वाला का जीरो हो गया तो फिर डिफाइंड नहीं होती चीज़, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो एल एच एल आर एच एल निकालोगे आप, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, एल एच एल आर एच एल बराबर हैं, लेकिन सी बराबर नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ सी कितना होगा? एफ सी कितना होगा? एफ सी बराबर कॉट सी होगा, एक्स के सी लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? एल एच एल बराबर है आर एच एल के, बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सब कॉट सी आए, कॉट सी कॉट सी कॉट सी, लेकिन एक कंडीशन के साथ, ये सब बराबर आए एक कंडीशन के साथ, सी शुड नॉट इक्वल टू एन पाई। इसका तात्पर्य ये है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन सी मतलब पॉइंट लिया था ना मैंने, एक्स इक्वल टू सी, मतलब एक्स या फिर सी कह सकते हो, एक्स सी कह लो, यहाँ पर एक्स बराबर नहीं होना चाहिए किसके? एन पाई के। अगर एन पाई होगा तो डिसकंटिन्यूस होगा, इनफाइनाइट हो जाता है वहाँ पर, एन पाई पे इनफाइनाइट हो जाता है, डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन बाकी जितनी भी जगह है सब जगह ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है। क्या आप बात को 99% समझ पाए? हाँ, दिक्कत वाली बात नहीं है, आर एच एल खुद निकालोगे आप। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, एल एच एल डिफाइन होगी अगर नीचे वाला जीरो ना हो तो। नीचे वाला जीरो ना हो मतलब सी बराबर एन पाई ना हो, सेम आर एच एल के साथ है, नीचे वाला जीरो ना हो मतलब सी एन पाई ना हो, तो तीनों बराबर होंगे अगर एक्स बराबर एन पाई नहीं होगा तो। समझ गए बात को? 100% क्लियर है? पहले भी क्वेश्चन कराया, ये भी हो गया, इसको ध्यान से देख लो, और क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको पेपर में करना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से देखो आप इस चीज़ को। बच्चों देखो, अब ये नेक्स्ट सवाल है 23वां, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, मैं बताता हूँ। चेक करना है कि ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, यही तो बोला होगा उसने, क्या बोला है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। भाई साइन एक्स अपॉन एक्स कॉन्टिन्यूअस रहेगा जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, सब जगह रहेगा। केवल दिक्कत सिर्फ जीरो पर, ये जीरो भी तो टूट रहा है, ये जीरो पर ही तो टूट रहा है, केवल जो इसकी डोमेन है जीरो पर ही तो, जीरो से पहले ये, जीरो के बाद ये, तो जीरो पर ही चेक करना है केवल। तो जीरो से पे अगर मैं चेक करूँगा तो एल एच एल ये निकालना पड़ेगा, मैं निकालूंगा एल एच एल कहाँ पर? एक्स बराबर जीरो पर। लिखने का तरीका होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अब यहाँ पर वो एच वैच की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्ट हमें लिमिट पता है। मैं एफ एक्स की जगह सीधे यही रखूँगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव साइन एक्स अपॉन एक्स। क्लास 11th में पढ़ा था, फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। क्लास 11th में था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1। तो एल एच एल आ गई 1। आर एच एल क्या होगी? आर एच एल कहाँ पर? एक्स बराबर जीरो पर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन? जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ये वाला एक्स प्लस 1, डायरेक्ट मैंने एफ एक्स नहीं लिखा, सीधे एक्स प्लस 1 लिख दिया, जीरो लगाऊंगा तो 1 आ जाएगा ये।
ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी होगी, f0 कितना होगा, तब भी यही, क्योंकि इक्वल लग रहा है तो यही फंक्शन x से 0 लगाऊंगा तो 1 आएगा। आप देख पा रहे हो तीनों 1 1 आ गए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस 0 पर भी है, मतलब ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस है, 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, तो हर जगह है भाई। 0 से पहले ये अलग है, इसका ये तो कॉन्टिन्यूस है ही, 0 के बाद ये है कॉन्टिन्यूस है ही, बस 0 पर दिक्कत थी तो वो भी हमने चेक कर लिया, वहाँ पर भी ये कॉन्टिन्यूस है। समझ पाए नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना चाहो कर लो। नेक्स्ट सवाल देखो। अब अगला सवाल बच्चों ये है, यहाँ पर भी पूछा है कि 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। 0 से पहले तो है, 0 के बाद भी होगा, क्योंकि यही वाला फंक्शन केवल 0 पर दिक्कत है, 0 पर टूट रहा है। तो 0 पर कैसे चेक करेंगे इसको, हम पहले लिमिट निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से समझना, लेफ्ट में भी फंक्शन यही है, राइट में भी फंक्शन यही है। नॉट इक्वल टू 0 लग रहा है ना, नॉट इक्वल टू 0 क्या मतलब है, जब x 0 से बड़ा होगा तब भी यही होगा, छोटा होगा तब भी यही होगा, केवल 0 पर 0 है। समझ पा रहे हो, तो LHL RHL नहीं निकालूंगा, सीधे लिमिट निकालूंगा यहाँ पर मैं। सॉल्यूशन LHL RHL दोनों इसी में है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, सीधे मैं लिमिट निकाल रहा हूँ इसमें, LHL RHL का चक्कर नहीं, क्योंकि लेफ्ट में राइट में दोनों में यही फंक्शन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx से यहाँ पर x स्क्वायर साइन 1/x, सही बात है। अब भाई आपने कर तो लिया होगा ये सवाल, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, मतलब दिक्कत तो कुछ नहीं आई होगी। आपको पता है कि x के जब 0 डाला जाएगा ये 0 आ जाएगा, ये पता नहीं क्या आएगा, लेकिन 0 गुणा 0 0 आ जाएगा, यही तो सोचा होगा आपने। लेकिन ये क्या आएगा, ठीक है मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, ये आ गया 0, x से 0 डालूंगा 0 आ गया, लेकिन ये क्या होगा, साइन 1/x, इनफाइनाइट आ जाएगा साइन के अंदर। भाई अगर इनफाइनाइट आ गया तो 0 इंटू इनफाइनाइट हमें नहीं पता क्या होता है, 0 नहीं लिख सकते फिर, नहीं 0 इंटू इनफाइनाइट 0 नहीं होता, नॉट डिफाइन फॉर्म होती है ये, ध्यान रखना, भी आगे सीखोगे आप। लिमिट में बताई तो होगी मैंने क्लास 11th में बताई होगी भाई। इनफाइनाइट को मैं अपॉन में 0 लिख सकता हूँ ना, तो 0/0 फॉर्म है ये तो, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ 0 जब डाला जाएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा क्या, नहीं ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 ही होती है, हमें नहीं पता क्या आएगा। मान लो 0 डाला हमने, इनफाइनाइट हो गया, ये साइन के अंदर क्या आ गया, चलो साइन के अंदर वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन साइन की वैल्यू केवल -1 से 1 ही आती है हमेशा, इसके अलावा कुछ आती नहीं है, -1 से +1 लास्ट खत्म। तो इसको ऑसिलेटिंग फंक्शन बोलते हैं। ऑसिलेटिंग का क्या मतलब बताता हूँ। फिलहाल इसकी वैल्यू हमने x की वैल्यू 0 डाली, 0 का स्क्वायर इनटू यहाँ पर जब 0 डालेंगे तो साइन इनफाइनाइट आएगा, ये क्या आएगा, साइन इनफाइनाइट ऑलमोस्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 तो 0 डाल देंगे, साइन इनफाइनाइट क्या है, वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, तो ये क्या है, वैल्यू है क्या, -1 से 1 कुछ भी हो सकती है। अब -1 से 1 कोई फिक्स वैल्यू है, उसकी 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझे तो ठीक, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद, जब RD शर्मा वगैरह से मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ क्लियर हुआ ये, हाँ मैं कुछ, ये सिर्फ इतना है कि ये साइन इनफाइनाइट समझ में आया। साइन की वैल्यू आपको पता है -1 से 1 ही आती है केवल, ना -1 से कम ना 1 से ज़्यादा, साइन की वैल्यू इनसे इसके बाहर जाती नहीं है। तो हमें नहीं पता क्या आएगी वैल्यू, लेकिन इतना तो पता है कि -1 से 1 ही कुछ होगी। इस चीज़ की वैल्यू 2 TO वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, हिंदी में लिखोगे -1 से 1 तक का कोई मान, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन उसकी 0 में गुणा होगी तो 0 आएगा। समझ गए। तो लिमिट कितनी आ गई, 0। लिमिट मतलब LHL RHL दोनों इसी में। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है, f0 कितना है, वो भी 0 दे रखा है सवाल में। तो लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो हम कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर भी, दोनों ही 0 0 आए ना, तो ये कॉन्टिन्यूस है। क्या आप समझ पाए बात को, क्लियर हुई बात, थोड़ी थोड़ी दिक्कत नहीं है कोई, नोट कर लो इसको। बाकी नहीं समझ में आएगा तो आगे दोबारा ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमें, टेंशन वाली बात। हाँ क्या नहीं, इसमें LHL लेफ्ट में भी फंक्शन यही है, राइट में भी यही है, नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू लेफ्ट में भी यही होगा, राइट में भी। तो सीधे मैंने लिमिट निकाल दी, लेफ्ट एंड राइट लिमिट तो बराबर होंगी, लेकिन क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सीधे लिमिट निकाल दी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल दिया। ठीक है, क्या नहीं 0 लिख देते तो
ठीक है, शायद गलत ना करता एग्जामिनर आपका सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता। अभी इसी का फ़र्क पड़ेगा, अभी तो फ़र्क नहीं पड़ा, आगे जाके फ़र्क पड़ेगा इसी चीज़ का। ठीक है, अभी तो क्योंकि आगे जीरो बन रहा था तो जीरो ने जीरो कर दिया पूरा, जीरो ना किया होता फिर दिक्कत आ जाती ना। कोई बात नहीं, समझेंगे। हाँ जीरो, हाँ जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही होगा। ठीक है, अब बच्चों अगला सवाल देखो, 26 से लेके 29 तक वो कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करो, और ये कह रहा है कि ये पाई बाई टू पर ही तो ब्रेक हो रहा है। कह रहा है एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूस है, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स बराबर होगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। लिमिट की वैल्यू वैल्यू ऑफ द लिमिट मतलब एल एच एल आर एच एल। अब यहाँ एल एच एल आर एच एल लिखने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि x के लेफ्ट में भी फंक्शन यही है, राइट x के x इक्वल टू पाई बाई टू के लेफ्ट में भी यही है, राइट में भी यही है, सीधे लिमिट निकालेंगे। एल एच एल आर एच एल तो बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे लिमिट देखेंगे, लिमिट जो भी आ रही है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है कि नहीं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब 3। एफ जब x की वैल्यू पाई बाई टू है तब फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो ये यहाँ 3 लिखूंगा, यहाँ लिमिट निकालूंगा ऊपर वाले से। तो कैसे निकलेगी भाई? लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, इसकी वैल्यू 3 सवाल में दे रखी है। अब मुझे चाहिए k की वैल्यू, k को बाहर निकाल लूँ मैं, बाहर निकल आया। इसके बाद क्या करूँगा? हाँ क्या बचा अंदर? लिमिट इसमें से पाई बाई टू को 2 कॉमन ले लूँ, 2 बोलो, नीचे से 2 कॉमन क्यों ले रहा हूँ बताऊँगा। x कॉमन, x बाहर ले लिया, इसमें से 2 बाहर ले लिया, क्यों ले लिया बाहर उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। ऊपर बचा cos x, नीचे जब 2 कॉमन ले लिया तो पाई बाई 2 बचेगा, क्योंकि 2 तो था ही नहीं, यहाँ से जब 2 कॉमन ले लिया तो x बचा। क्या बात आपको समझ आई? हाँ बोलो। 2 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, हाँ ऊपर वाले में से, हाँ ऊपर से k लिया है, नीचे से 2 लिया है। नहीं यारी बात समझ? क्या ये वाला 3? ये तो 3 सवाल में दे रखा है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन x की जब वैल्यू पाई बाई 2 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है? 3 दे रखी है, यहाँ तो 3 ही रखेंगे सीधा सीधा। ठीक है ना, जब x ये पाई बाई 2, भाई 2 था नहीं ना, यहाँ पे मैं 2 की गुणा 2 का भाग कर सकता हूँ कि नहीं। ये वाला 2 तो कॉमन में चला गया, ये वाला 2, ये दोनों 2 कॉमन में चल के बाहर आ गए, यहाँ से बचा पाई बाई 2, यहाँ से बचा x। मेरी बात समझ? ठीक है, तो ये लिख नहीं रहा मैं, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। कुल मिला के जब मैंने 2, जब जहाँ 2 था नहीं तब भी मैंने कॉमन ले लिया तो अपॉन में 2 लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से 2 चला गया तो x बचा। cos x को क्या लिख सकता हूँ मैं? cos x को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos थीटा की जगह ये साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा मैंने इसे? ऊपर नीचे सेम बनाने के लिए। पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस, तो इतनी वैल्यू 1 हो गई कक्षा 11 के अनुसार। 11 में ये चीज़ पढ़ी है ना हमने, 11 में ये चीज़ पढ़ी कि 1 होती है साइन एक्स अपॉन एक्स। अब एक्स ये वाला एंगल दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स यहाँ पे ये इतना एंगल दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम होना चाहिए, बस ऊपर नीचे जो साइन के अंदर है वही नीचे होना चाहिए। बन गए, जो साइन के अंदर है वही नीचे बन गया, तो इस पूरे की वैल्यू 1 लिखी जा सकती है। इस पूरे की वैल्यू 1 लिखी जा सकती है k अपॉन 2, k अपॉन 2 बराबर इंटू 1, ये वाला पूरा 1 हो गया बराबर 3। तो k की वैल्यू आ गई भाई साहब आपकी 6। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन जब लिमिट जब x टेंस टू पाई बाई 2 लगाओगे बनेगा तो दोनों 0 ही 0 ना। पाई बाई 2 लगाओगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 बनेगा, यहाँ पर ही पाई बाई 2 लगाओ तो पाई बाई 2 0 बनेगा। 0 बाई 0 की फॉर्म रही है। लिमिट लगाने के बाद साइन 0 बाई 0 की फॉर्म बननी चाहिए, 0 लिमिट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x टेंस टू पाई बाई 2 थी, यही लिमिट लगाने से ये साइन 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, समझ गए? बाकी वैसे तो सीधे सीधे भी कर सकते हैं, अलग लिमिट करके कर देते, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि 0 बन जाता है डिनोमिनेटर में, बाकी चला वो उधर जाता है। छोड़ो क्या कह रहा हूँ मैं, उसको टेंशन मत लो, आप ऐसा करो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको मैं शॉर्ट में बता दूंगा इस सवाल को। ये कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, सब जगह कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन सब जगह कॉन्टिन्यूस है। तो बहुत ध्यान से एक बात सुनना भाई, 2 पर, कहाँ पर? एट
x इक्व टू 2, एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब बराबर होंगे। x बराबर 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा? 5। x बराबर 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5 है, बराबर पर यही तो लग रहा है यहाँ बराबर, तो यही तो वैल्यू देगा। आर एच एल क्या होगी? आर एच एल कहाँ से? इससे निकलेगी, इस वाले फंक्शन से। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब फंक्शन ये है, तो इससे निकलेगी आर एच एल। आर एच एल जब निकालोगे तो x की जगह 2 डालोगे तो 2a प्लस बी आएगा। क्या आएगा? 2a प्लस बी। समझ पाए क्या कह रहा हूँ? समीकरण एक तैयार हो जाएगा। मतलब x बराबर अगर 2 पे हम चेक करें, x बराबर 2 पे चेक करें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इससे निकला 5, आर एच एल निकली इससे। कहाँ पर? x बराबर 2 पर। 2 पर निकाल रहे हैं तो x की जगह पे 2 रख दिया, a रख दिया, b रख दिया, इक्वेशन 1 बन गई। एट x इक्व टू 10, जब 10 पे हम करेंगे ना तो 10 पे हम देखेंगे यहाँ पर इक्वल लग रहा है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी 21। ये हमने निकाली वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इससे निकालेंगे एल एच एल। भाई तीनों चीज़ बराबर होंगी। जब फंक्शन कोऑर्डिनेट्स होता है एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब बराबर होते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो भाई यहाँ पर इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिख दिया, इससे आर एच एल एच एल निकलेगा। जब यहाँ पर 10 पे निकाल रहा हूँ, कहाँ पर? 10 पे, तो x ये 10 डालेंगे तो 10a प्लस b। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप लोगों को समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो बताना मुझे। तो 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व करने का कर्तव्य आपका है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वैसे सवाल में निकाल लोगे ए और बी की वैल्यू। इसमें से इसको माइनस कर देना, बी से बी कट जाएगा, 8a आ जाएगा, इधर आ जाएगा 16, a बराबर 2 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तब a बराबर अगर 2 आ गया 4, b बराबर 1 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो, अगर कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना, बाकी नेक्स्ट सवाल देखो। फिलहाल समझाने के लिए देखो और लिख लो, x बराबर 2 पर ये 5 क्या लिखा है मैंने? वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 बराबर होगा एल एच एल आर एच एल दोनों के बराबर होगा। लेकिन ये क्या लिखा है मैंने? x ग्रेटर देन 2, तो ये मैंने लिखा है आर एच एल। तो बराबर होंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर एच एल बराबर होंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया, ये आर एच एल हो गया। x बराबर 10 पर 21 का वैल्यू ऑफ द फंक्शन x f10 है। ये कहाँ से निकला? ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन इससे निकाला है, तो एक मैं उससे लूँगा। इससे x लेस देन 10 के लिए ये लेस देन, मतलब तो x की वैल्यू जब 10 से थोड़ी सी कम है तब है, तो एल एच एल निकलेगा, एल एच एल। ठीक है, तो एल एच एल बराबर ये आ गया। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एल एच एल ये बराबर हो गए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर एच एल कहाँ पर? 2 पर, ये बराबर आ गए। 2 इक्वेशन बन गई। सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो a बराबर 2, b बराबर 1 आएगा। ठीक है, देख लो इसको ध्यान से। तो बच्चों आगे के जितने भी क्वेश्चन रह गए 31, 32, 33, 34, ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन जो आगे के 31, 32, 33, और वो क्वेश्चन होंगे कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट से। तो कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्या मतलब है कंपोजिट फंक्शन का? मतलब भाई ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एक फंक्शन दे दूं एफ एक्स, सपोज मैंने दे दिया ये फंक्शन आपको साइन स्क्वायर एक्स, क्या दे दिया? साइन स्क्वायर एक्स। एक और फंक्शन दे दिया मैंने जी एक्स, ये फंक्शन मैंने दे दिया सपोज आपको क्या दे दूं बताओ? हैं? कोस स्क्वायर एक्स? नहीं, मज़ा नहीं आएगा उसमें। मैं दे रहा हूँ आपको चलो मॉड ही दे दे रहा हूँ, मॉड एक्स। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से सुनना, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होगा फॉग एक्स, एक होगा गॉफ एक्स। क्या मतलब है इसका? ध्यान से समझेंगे हम। भाई फॉग अगर है ना, फॉग FOG, तो F तो बाहर रहेगा और अंदर जाएगा GX, ब्रैकेट के अंदर G था ना, GX। समझ पा रहे मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे? ओ हट गया, ऑफ है ना उसका मतलब, ऑफ का कोई मतलब थोड़े ना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। फॉग का मतलब F बाहर रहेगा, अंदर जाएगा GX, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। FX दिखाई दे रहा है आपको? FX बराबर क्या दिखाई दे रहा है? साइन स्क्वायर एक्स। सही बात है। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँ F10 बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? साइन स्क्वायर 10। अगर मैं आपसे कहूँ F विवेक बताओ कितना होगा? साइन स्क्वायर विवेक। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं FGX क्या होगा बताओ? साइन स्क्वायर GX। क्या किया भाई? FX बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, FX ये क्या रख दिया? GX। FX FGX, X की जगह GX रखा है, तो इधर भी X ये क्या रख दूंगा? GX। तो यहाँ पर भी X ये क्या रख दिया? GX। बोलो हाँ, दिक्कत तो नहीं है कोई?
यहाँ पर इधर रखा है एक्स, इधर में अगर एक्स की जगह जी एक्स रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, जी एक्स रख दिया मैंने, एक्स की जगह जी एक्स, ठीक है। और जी एक्स क्या है, मॉड एक्स, तो साइन स्क्वायर मॉड एक्स, सही बात है। गॉफ, गॉफ क्या होगा, जी एफ एक्स, क्या होगा, जी एफ एक्स। तो फिर वही बात है, जी एक्स बराबर कितना है, ये एक्स की जगह पर मैं रख रहा हूँ एफ एक्स, अगर यहाँ रखूँगा तो इधर भी रखना पड़ेगा, एफ जी एक्स था, मैं एक्स जगह एफ एक्स रखना चाह रहा हूँ, इधर रखूँगा तो इधर भी रखूँगा, जी एफ एक्स, एक्स जगह एफ एक्स रखा तो यहाँ पर भी मॉड एक्स क्या रख दो, एक्स जगह पे रख दो एफ एक्स, मॉड एफ एक्स। एफ एक्स एक्चुअल में क्या है, ये है कंपोजिट फंक्शन। क्या आपको समझ आया, देख लो ध्यान से, वैसे एक बार में समझ में आता नहीं है बच्चों के, अगर आपके समझ में आ गया मतलब आप बहुत अच्छे पढ़ने में, बहुत अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट वाले बच्चे हो। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, हाँ, अरे तुम फ़ोन में बात कर रहे थे। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक और सवाल, एफ एक्स बराबर ले रहा हूँ मैं साइन एक्स, जी एक्स बराबर ले रहा हूँ मैं लॉग एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना, कोई दिक्कत आएगी नहीं, हाँ, ये समझ में आ गया। सेम ही थे यार वो, तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं फ़ोन आ गया तुम्हारा। ध्यान से देखो फिर, फॉग एक्स देख लो, एक और कोई दिक्कत नहीं है, फॉग एक्स, एफ बाहर है तो एफ बाहर, जी एक्स अंदर, सही बात है। हम क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह जी एक्स रख दिया, एफ एक्स एफ जी एक्स, एक्स की जगह रख दिया जी एक्स, यहाँ भी एक्स की जगह जी एक्स रख दो, साइन जी एक्स, जी एक्स बोले तो लॉग एक्स, तो जी एक्स अब लॉग एक्स रख दो, साइन लॉग एक्स, सही बात है ना, बोलो हाँ, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। अब है गॉफ एक्स, गॉफ एक्स, गॉफ एक्स जब निकालेंगे तो लिखेंगे जी एफ एक्स, ठीक है, जी एफ एक्स। भाई जी एक्स से एफ एक्स लगा दिया, यहाँ देखो जी एफ एक्स, जी एफ एक्स का मतलब एक्स से क्या रख रहे हैं, एफ एक्स, अगर यहाँ एफ एक्स रख रहे हैं तो यहाँ भी एफ एक्स रखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग एफ एक्स, एफ एक्स एक्चुअल में क्या है, साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स। क्या बात आपको समझ आई, ध्यान से देखो दोनों सवालों को, एक को नहीं दोनों को, मैं ये मिटा दे रहा हूँ इधर, इन दोनों को ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो पूछो। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताना, वो भी यहीं बता दूंगा जो सवाल में यूज़ होने वाला है, खेल खत्म हो जाएगा, यहीं तीनों सवाल खत्म हो जाएंगे एक ही झटके में। पहले इतना समझो, एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, वो समझ गए तो तीनों एक ही झटके में तीनों सवाल खत्म, समझो ध्यान से। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। भाई मॉड एक्स है, ये क्या है, मॉड एक्स, मॉड एक्स का मतलब है प्लस वैल्यू देगा सारी, साइन ले लेगा, प्लस की सारी वैल्यू ले लेगा, उसको क्या दिक्कत आ रही है, वो तो माइनस भी ले लेता है प्लस भी ले लेता है। साइन के अंदर जो एक्स होता है उसको साइन, अगर साइन एक्स लिखा है तो एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा साइन में, सबके आंसर देगा वो, ये बात पता है आपको, ठीक है ना, पहले डिस्कस कर देंगे सेकंड चैप्टर में। अब यहाँ पर आ जाओ, मॉड के अंदर ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी, मॉड के अंदर कुछ भी दे लो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों ही डिफाइंड है, दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं, दोनों ही डिफाइंड है, दोनों ही अभी कम समझ आएगा, अगले में समझ में आ जाएगा, नीचे वाले में ध्यान से सुनना आगे मेरी बात को। अब इसकी बात करते हैं, साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स वैल्यू जो भी दे, लॉग एक्स वैल्यू जो भी दे, क्या साइन ले लेगा अपने अंदर, हाँ ले लेगा। भाई मैंने कहा साइन के अंदर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सारी वैल्यू ले लेगा, ये कॉन्टिन्यूस है, डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है। अब इधर आ जाओ, लॉग साइन एक्स, साइन एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी लॉग अपने अंदर ले लेगा, हाँ लेगा या नहीं लेगा, हाँ क्यों नहीं लेगा, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1, साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से लेके 1। क्या ये सारी वैल्यू -1 से 1 तक सारी वैल्यू लॉग ले लेगा, नहीं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता लॉग,
लॉग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। लॉग अगर लॉग एक्स लिखा है, अगर लॉग एक्स लिखा है तो एक्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए। लॉग जीरो भी डिफाइंड नहीं होता, ना तो ये नेगेटिव होना चाहिए एक्स और ना ही ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि लॉग जीरो और लॉग नेगेटिव में डिफाइंड नहीं होता। जैसे कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता ना, अंडर रूट में अगर आपके -5 लिख दें तो क्या ये रियल नंबर है? नहीं, अंडर रूट के अंदर माइनस रियल नंबर इमेजिनरी नंबर है। तो अंडर रूट जैसे अपने अंदर माइनस नहीं लेता, इसी तरह लॉग भी अपने अंदर माइनस की वैल्यू या जीरो नहीं लेता। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अब बहुत साइन तो वैल्यू -1 से बन देगा, लेकिन ये लॉग लेगा नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूस, ये डिफाइंड नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस, ये डिफाइंड नहीं है। तो होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, ये जो कंपोजिट फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कंपोजिट हैं, ये दोनों कंपोजिट हैं, ये दोनों कंपोजिट थे। कंपोजिट मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन थे। ये एक से ज़्यादा फंक्शन का मतलब समझ रहे हो? ये जो फंक्शन है ना, मॉड एक्स से अकेला है, साइन एक्स से अकेला है, लेकिन दोनों एक साथ जब आ गए, मॉड भी है साइन भी है, तो इसी को कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। जब एक से ज़्यादा फंक्शन एक जगह आ जाएं, एक से ज़्यादा फंक्शन एक जगह आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं, इसके होने के लिए, कंपोजिट फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या आवश्यक है? अगर मैं फॉक की बात कर रहा हूँ, अरे मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर मैं फॉक की क्या बात कर रहे हो? हाँ तो ले लेता, साइन स्क्वायर जीरो, जीरो दिक्कत करता, फिर जीरो नहीं लेता, फिर तब भी लॉग जीरो डिफाइंड नहीं होता। लॉग एक्चुअल में होता क्या है बताऊं? हल्का सा बताऊंगा, बाद में डिस्कशन करेंगे। लॉग, अगर मैं आपसे कह रहा हूं a की पावर x बराबर b, सही बात है? नहीं सही बात है। मैं ये कहूँ आपसे 10 की पावर 2 बराबर कितना आएगा? 100। बता दोगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूँ 10 की पावर x बराबर 1000, x बराबर कितना आएगा? 3। यही लॉग है, ये जो आप बता रहे हो ना, यही लॉग है। अगर मैं इसी में क्या कर दूं, यहाँ पर ये 10 था, ये 1000 था, तो आपने कहा पावर 3 होगी। अगर मैं कहूँ लॉग 10 बेस 1000 कितना आएगा? 3 आएगा। ये एक्चुअल में इसकी पावर बता देता है इसके कंपैरिजन में कितनी है। लॉग क्या बताता है? पावर। इसकी पावर जितनी हो वो आंसर देता है। ये मतलब ये वाली चीज़ आंसर देता है लॉग, जो पावर होता है, इंडेक्सेस जो होता है, वो चीज़ देता है लॉग। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अब आप सोचना कि क्यों नहीं लॉग नेगेटिव लेता है, फिर मैं बताऊंगा अगली क्लास में। किसकी? लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, वो बात मान रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना आप सोच सकते हो। मैंने लॉग बता दिया क्या होता है, आप सोच के आना कि लॉग जीरो डिफाइंड क्यों नहीं होता है। कल इसका जवाब देना है, कल क्या आज भी दे सकते हो, सोचो तो। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए मेरा क्या होता है? क्वेश्चन ये था मेरा कि 10 की पावर x बराबर अगर 1000 है, ये जो चीज़ होती है वही लॉग की वैल्यू होती है। इनडायरेक्टली बता दिया, क्योंकि एक्चुअल में लिखते हो तो मैं ऐसे है ना, लॉग में 10 अगर तो ये 3 आता है। तो मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज़ लॉग है, ठीक है ना। लॉग की जो वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है। रखते क्या है वहाँ पर? हम इसको रखते हैं। अब तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा ही बता दिया। क्या? ज़ीरो आएगा ही नहीं, किसी की पावर कुछ हो तो ज़ीरो आएगा क्या? कभी नहीं। इसका मतलब लॉग जीरो डिफाइंड नहीं है। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो फिर कभी चर्चा करेंगे। इधर समझ गए? अब कहानी समझे यहाँ की? तो एक बात दोबारा बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अरे यार तुम पहले इधर सुन लो। ये फॉग है, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स। ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। जो जी एक्स की वैल्यू आएगी, जो जी एक्स की वैल्यू आएगी वही तो एफ एक्स के अंदर रखी जाएगी। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है? जो जी एक्स, जैसे एफ एक्स है, जो एक्स की वैल्यू रखोगे वो एफ एक्स की वैल्यू दे देगा कुछ ना कुछ। रखेंगे किसकी? एक्स की वैल्यू, मिलेगी एफ एक्स की वैल्यू। रखेंगे एक्स की, मिलेगी एफ एक्स की। यहाँ रखेंगे जी एक्स की, मिलेगी इस पूरे की। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसका मतलब जी एक्स की जो वैल्यू रखी जा रही हैं, जी एक्स की जो वैल्यू आएंगी वो एफ एक्स ले लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं कह रहा था, यहाँ पर जो log x की वैल्यू जो आएगी, क्या वो साइन ले रहा है? हाँ ले रहा है, यही चेक करना है। log x की जो वैल्यू आएंगी मतलब log x की रेंज, log x की जो वैल्यू आएंगी मतलब log x की रेंज। साइन जो वैल्यू लेगा वो इसके लिए क्या हो जाएगी? डोमेन। ठीक है ना,
मतलब इसकी रेंज इसकी डोमेन में होना चाहिए, इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन में होना चाहिए, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हो ना? साइन एक्स की जो रेंज है क्या वो लॉग एक्स की डोमेन है? नहीं है। इसकी रेंज -1 से 1 है, जो कि लॉग एक्स की डोमेन में नहीं है, -1 से 1 नहीं लेता है वो। कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ पाए आप? हाँ, समझ आया? बाकी टेंशन वाली ज़रूरत नहीं है, एक और बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी लिखने का एक तरीका है सवाल को, वो तरीका आप समझ जाओगे तो वो रट जाएगा कि हाँ ये चीज़ लिखनी है। बाकी कॉन्सेप्ट ये जो अभी मैंने बताया कि इसकी रेंज इसकी डोमेन होनी चाहिए, इसकी रेंज इसकी डोमेन, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और ये इसकी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इसकी रेंज में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तब पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ पाए? अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का सवाल। 3 सवाल है, 3 में से एक करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। इसको आप चाहो तो नोट कर लो, नोट तो आपने कर ही लिया होगा। बाकी मैं यहाँ पर एक लाइन लिख के बता दूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, लिख लो एक यहाँ पर, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाली चीज़ पूरी कॉन्टिन्यूस होगी, ये पूरा कॉन्टिन्यूस होगा अगर इफ log x इज कॉन्टिन्यूअस। ये पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस होगा, ध्यान से सुन लेना, पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस होगा अगर log x कॉन्टिन्यूअस हो, log x इज कॉन्टिन्यूअस, पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एंड साइन एक्स लिखना चाहो लिख लो, साइन एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन द रेंज ऑफ log x। ये है पूरा सार इस सवाल का, कॉन्सेप्ट का। क्या लिखा मैंने, दोबारा से ध्यान से सुन लो, हिंदी में बता दूंगा, टेंशन मत लेना। पहली चीज़ तो log x कॉन्टिन्यूस होना चाहिए भाई, log x इज कॉन्टिन्यूअस, एंड साइन x कॉन्टिन्यूस होना चाहिए log x की रेंज में, साइन x शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन द रेंज ऑफ log x, इसकी रेंज में ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो दोनों पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। समझ पाए बात को? बाकी एक सवाल और करके दिखाऊंगा, फिर पहले आप इस चीज़ को नोट कर लो, इस वाले क्वेश्चन को नोट कर ही लो, बाकी क्वेश्चन में भी यही चीज़ करवाऊंगा। तो बच्चों देखो, ये सवाल है, हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसे करेंगे? ये दो फंक्शन का कंपोजिट है। कौन से दो फंक्शन है यहाँ पर? 2 फंक्शंस हैं यहाँ पर। कौन से 2 फंक्शन है? हाँ, एक तो cos x है, एक x स्क्वायर है, एक cos x है और एक x स्क्वायर। तो मैं तो अलग अलग फंक्शन के नाम दे दूंगा, लेट gx इक्वल्स टू cos x और fx, अरे सॉरी f नहीं hx, 2 अलग अलग नए नाम देने पड़ेंगे, gx hx, hx बराबर x स्क्वायर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा fx यहाँ पर क्या है? fx हॉग है या फिर गो है, GOH, HOG है या GOH है? देख लो ध्यान से, दोनों अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेंगे? ये HOG का मतलब है H ऑफ GX, ध्यान से देखते रहे ना, मतलब H वाले में इसका मतलब H वाले में x की जगह GX डाल दूंगा, x की जगह क्या डाल दूं? x की जगह GX, तो इधर भी x की जगह GX का होल स्क्वायर, क्योंकि x का होल स्क्वायर तो GX का, और GX क्या है? cos, तो क्या आएगा? ये cos x का होल स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ इसको मैं। क्या जो चाहिए था वही आ गया? नहीं आया, ये cos स्क्वायर x है। अगर ये निकालूंगा मैं GHX, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, GHX का क्या मतलब है? GX ये दिखाई दे रहा है आपको, x जगह पे क्या रख दिया? HX, यहाँ पर भी x जगह क्या रख देंगे? HX क्या है? HX है, x स्क्वायर, HX की जगह रख दो x स्क्वायर, तो ये सही है, ये ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सही है हमारा, fx बराबर GOH, ये वाला मिटा दे रहे हैं,
आप रफ पे करोगे, मैंने तो यहीं कर दिया था, आप इस चीज़ को रफ पे करके देखोगे तो हमें एक बात पता चल गई, एफ एक्स क्या है, जी ओ एच एक्स है या फिर जी एच एक्स है। बोलो हाँ, क्लियर है इतनी बात। वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस होता है क्या, एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस होगा। एक्स स्क्वायर का एक पॉलिनोमियल बहुपद है, एक्स स्क्वायर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब एक्स में कुछ भी लिखा हो कॉन्टिन्यूस होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस है। कोस एक्स कॉन्टिन्यूस होता है क्या, होता है, कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब दोनों कॉन्टिन्यूस तो हैं। तो बस यही लिखना है हमें, हमको क्या लिखना है, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज अ, एक्स स्क्वायर मतलब एच एक्स, एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड जी एक्स बोले तो कॉस एक्स, जी एक्स बराबर कॉस एक्स इज ऑल्सो, दोनों कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ये भी और ये भी, जिन दोनों से मिलके ये बना है ना, एफ एक्स किन दोनों से मिलके बना है, इन दोनों से मिलके बना है, बोलो हाँ, इन दोनों से, तो दोनों कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड जी एक्स मतलब कॉस एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन एक बात और रह गई इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर या एच एक्स लिख लो या फिर एक्स स्क्वायर। देयरफॉर हैंस, यहां पर फुल स्टॉप लगा कह दो, हैंस एफ एक्स इज अ, तो ये थ्योरी टाइप की है इस सवाल में जो कि आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या कह रहे हो, पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी, हाँ बताऊंगा मैं, टेंशन मतलब ये थ्योरी टाइप की लिखनी पड़ेगी। एक्चुअल में लग जरूर थ्योरी रही है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट ये कि पहले तो एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। और कॉस एक्स सिर्फ कॉन्टिन्यूस ना हो, एक्स स्क्वायर की रेंज में, रेंज मतलब परिसर हिंदी में बोलते हैं, मतलब जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए एक्स स्क्वायर की वो सब कॉस ले ले, ठीक है, ले लेगा ना, हाँ। तो वही चीज़ है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, पहली बात तो एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरी बार कॉस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन इसकी रेंज में, इसकी रेंज मतलब जो ये वैल्यू देगा उसमें ये कॉन्टिन्यूस अगर है तो पूरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यही चीज़ लिखी है मैंने, हिंदी में लिखवा दूंगा, पहले यहाँ तक लिखो, आगे मैं हिंदी में लिखवा दूंगा। अब बच्चों जो 32 33 है आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप सेम इसी तरीके से जैसे 31 किया है बिल्कुल ऐसी करके लेके आओगे, हल्का सा दिमाग लगाओगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बस ये देखना है कि फंक्शन, वही यहाँ पे दिमाग है बस कि जी ओ एच लिखोगे या एच ओ जी लिखोगे, वहीं पे देखना है कि उल्टा ना लिख दो कहीं, बाकी उसके अलावा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सेम थ्योरी रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। बस मैं 34 वाला सवाल बता दे रहा हूँ, 34, उसके लिए आपको बस एक बात समझनी है, ध्यान से समझो। अगर एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि कॉन्टीन्यूअस है, कैसा है, कॉन्टीन्यूअस। जी एक्स अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि कैसा है, कॉन्टीन्यूअस। अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जो कि कॉन्टीन्यूअस हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, तो पहला चीज़ एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस। दूसरा एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस। तीसरा, हाँ बता दिया है तो कोई बात नहीं, देख लो दोबारा, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस। चौथा एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस। बस एक चीज़ है, जी एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड में आ गया ना, जी एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी तो ये कॉन्टीन्यूअस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक बात पता है कि क्या साइन एक्स कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, हाँ या ना, है, प्रूफ किया था हमने। क्या एक्स स्क्वायर एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, हाँ बिल्कुल है। तो दोनों को जोड़ दो, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या कॉन्टीन्यूअस होगा, बिल्कुल होगा। दोनों अगर
कॉन्टिन्यूस है तो दोनों को जोड़ के जो आ रहा है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। दोनों को घटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों की गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों का डिवाइड मार दो, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन कंडीशन ये है एक्स बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? 34 सवाल क्या कह रहा है? वो कह रहा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। हमको एक बात पता है कि मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, लिखना पड़ेगा इसमें, वी नो दैट मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मॉड एक्स एंड मॉड एक्स प्लस वन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमको पता है दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं तो दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, खेल खत्म। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? हमको पता, हम जानते हैं मॉड एक्स और मॉड एक्स प्लस वन सतत फलन है, अतः इनका डिफरेंस भी सतत होगा। समझ रहे होगे नहीं? लिख लोगे, थ्योरेटिकल सवाल है, समझ गए होगे आप। क्लियर है? तो ये वाली एक्सरसाइज का आज हमारा क्या हो गया? दी एंड हो गया, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थी। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर मैं ना समझाता तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत करते। कोई दिक्कत नहीं आती, मैं उड़ा देता 1-2 दिन में ही, लेकिन जो जो कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो अगर आपके दिमाग में सेट हो गए तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी कभी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे, यहाँ पर 12th में भी दिक्कत नहीं आएगी, बोर्ड में, बोर्ड के बाद भी जो भी करोगे आप मैथ से तब भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जानना बहुत ज़रूरी था। बाकी आगे तो आसान है, जल्दी जल्दी हम कर देंगे। ठीक है, रिवाइज़ कर लेना एक बार, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, जो भी मैंने कराया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा हैं तो आप भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे तो। एक बार वीडियो सारी देख लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना वीडियो देख के, और लाइक शेयर भी कर देना फिर। ठीक है, चलो।